स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं जो आपको दिमाग को बिल्कुल खराब कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता। मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत कैसे होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो एक दूसरे में मिला के एक दूसरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पार्ट बाई पार्ट हम प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या आता है आपके पार्ट 5 में आता है। पॉलिटी के पार्ट किसमें आता है? 5 में आता है प्रेसिडेंट्स के बारे में, जो कि आर्टिकल आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 52 से आपका था 61। आर्टिकल 52 से 61 में आपके प्रेसिडेंट्स के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट्स के आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, और धीरे धीरे फर्दर आने वाली वीडियोस में हम उसके एक एक परत को खोज के निकाल लेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम है ऑपरेशन ऑफ जीएस। हम एक एक परत को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और आपके लिए खोज के निकालेंगे। इस चैप्टर्स में, इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में हमारे पीवाईक्यूज भी रहेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप जो ही इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पीवाईक्यू था, और आपसे आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होते कौन है? ये होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत के पहले नागरिक होते हैं। कई लोग पूछते हैं, मैं कई होता है कि आप कहाँ के नागरिक हैं, बोलते मैं भारत, अमेरिका या अलग अलग देशों का नागरिक हूं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये भारत के पहले क्या है? सिटीजन है। भारत की पहला सिटीजन किसे माना जाता है? प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को भारत का पहला सिटीजन माना जाता है। अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं यूएसए और इंडिया। देखिए, हम कंपेयर करते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका और इंडिया में बारे में, दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखिए, जो यूएसए यानी कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि उस कंट्री का जो हेड होगा वो होगा प्रेसिडेंट। जो कि देखिए, जो बाइडेन इस समय है यूएसए के प्रेसिडेंट, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे सर्वाधिक ऊंचे पद पे है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जो इस समय प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है हमारे देश की, क्या वो पीएम से ऊपर है? नहीं। 22 पद तो ऊपर है, लेकिन इनका कंट्रोल नहीं है। ज्यादातर पावर किसके पास है? ज्यादातर पावर पीएम के पास है, यानी कि मोदी जी के पास क्या है? ज्यादातर पावर है। तो ये देखिए, जो यूएसए यानी कि अमेरिका में, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, और इंडिया में पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझ लेना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका में कैसे समझते हैं। हमने अमेरिका को क्यों लिया? क्योंकि देखिए, किसी एक कंट्री का आप एग्जांपल लेंगे या उसके उदाहरण लेंगे, तभी दूसरे को आप कंपेयर करके समझ सकते हैं कि वहां कैसा है और हमारे यहाँ कैसा है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में और आर्टिकल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको बहुत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं समझ में आती, हमको आर्टिकल्स भूल जाते हैं। इसमें हम आर्टिकल्स को याद करने का तरीका भी देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे प्रेसिडेंट्स के बारे में, यानी कि पॉलिटी का जो कि एक चैप्टर है, जो कि प्रेसिडेंट्स है, एम लक्ष्मीकांत को लेके हम चल रहे हैं। हम प्रेसिडेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, तब हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति क्या है? एक सिंगल चेयर है, यानी कि पूरे भारत का सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होता है। आपने ये नहीं सुना होगा कि क्या भारत के कोई दो राष्ट्रपति हैं। सिंगल चेयर यानी कि सिर्फ एक राष्ट्रपति, एक कुर्सी है जिसपे एक भारत का राष्ट्रपति बैठेगा। उसका सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये आप याद रखिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इन तीनों का जो सबसे बड़ा कमांडिंग ऑफिसर होता है वो होते हैं प्रेसिडेंट। कई बार आपको एग्जाम में पूछता है कि आर्मी का के हेड कौन है, तो कई लोग उसके ऑप्शन में टिक मार देते हैं कि आर्मी के जो चीफ है वही आर्मी के हेड है, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर है, जो कि मनोज पांडे इस समय आर्मी के चीफ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन दिया है आंसर में कि प्राइम मिनिस्टर या सॉरी प्रेसिडेंट, तो आप टिक मारेंगे प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा कमांडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि कंट्रोल होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस पे। उसके बाद विथ इलेक्शन, हम इस चैप्टर्स में इलेक्शंस के बारे में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के कैसे इलेक्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट करके आता है, जो कि गवर्नर इलेक्ट करके नहीं आता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? इलेक्ट करके आता है। उसका जो कार्यकाल होता है, यानी कि टेन्योर जो होता है 5 साल का होता है, या कुछ सर्कमस्टांसेस में इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्या होता है? 5 साल का होता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर जहां तक बात करें तो
इम्पीचमेंट की तरह माध्यम से प्रेसिडेंट को उसकी कुर्सी से हटाया जा सकता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, यानी कि आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत ही डीप स्टडी करेंगे, कैसे कैसे इम्पीचमेंट और कैसे इलेक्शन होते हैं। तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं कि सिंगल चेयर है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, विद इलेक्शन होके आते हैं, 5 ईयर का टेन्योर है या उससे ज्यादा भी कुछ का सरकम ट्रांसेस में हो सकते हैं, और ये इनका इम्पीचमेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। इसको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके डिटेल्स के बारे में। अब सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं, फिर एक एक आर्टिकल्स को हम एक एक परत निकाल के आपके लिए समझाएंगे। पहले हम सबसे पहले आर्टिकल्स को देख लेते हैं, जो प्रेसिडेंट में आर्टिकल 52 टू 61 है, जो मेन आर्टिकल्स है। उसके बाद 123 हो गया, फिर 72 हो गया, वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। देखिए 52 क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कंपलसरी। शैल बी का मतलब क्या है, यहाँ पे शैल बी का मतलब है कंपलसरी, भारत का कंपलसरी एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का कंपलसरी एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। हम अभी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि एक अगर कोई प्रधान प्रेसिडेंट मर जाता है या अपने पद से रिजाइन दे देता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अभी हम यहाँ पे तत्काल इसकी जल्दी जल्दी इसके आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, ये आर्टिकल 53 में आता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि 1A53, यानी कि आर्टिकल 54 में ये कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, और 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, उसके बाद उसका इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, वो आर्टिकल A53 यानी कि आर्टिकल 55 में बताया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर इलेक्शन किस तरीके से हुआ तो प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे होगा, कितने कार्यकाल के लिए होगा, ये हमें बताता है आर्टिकल 56 बताता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का फिर से चुनाव किया जाए, यानी कि री इलेक्शन, फिर से चुनाव किया जाए। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका आता है A58 में कि प्रेसिडेंट बनने की क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किसी व्यक्ति में, तब वो भारत का राष्ट्रपति बनने या चुनाव लड़ने योग्य बन सकता है। अब हम देखते हैं, जब क्वालिफिकेशन चेक कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसकी सैलरी की बात आएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है भारत का, तो उसको पर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी, इसके बारे में आर्टिकल 59 में बताया गया है। और उसकी सैलरी डिसाइड जब हो जाएगी तो उसके बाद उसका ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि शपथ किस तरीके से दिया जाएगा, यह आर्टिकल 60 में कहता है। अब जब शपथ दे देंगे तो आपको आपके पद से कैसे हटाया जाएगा, ये आपका आता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि आर्टिकल A61 में। आर्टिकल 61 में ये कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आप ये याद रखिए, जो इम्पीचमेंट वर्ड है, यानी कि इम्पीचमेंट जो वर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल या प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछता है कि इम्पीचमेंट सब वर्ड्स कैन बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये दरअसल फॉल्स है। रिमूवल का जो शब्द आता है वो गवर्नर्स के लिए आता है, और इम्पीचमेंट का जो वर्ड आता है वो आता है प्रेसिडेंट के लिए ओनली। जैसे प्रेसिडेंट एक देश का प्रेसिडेंट होता है, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी होता है वहां पद का, वैसे ही स्टेट में गवर्नर सबसे बड़ा अधिकारी होता है गवर्नमेंट बॉडी का। देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के जो पावर है वो नियर अबाउट सेम है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे प्रेसिडेंट्स की पावर ज्यादा है और गवर्नर्स की पावर कम है। तो ये आप ये याद रखिए कि इम्पीचमेंट का जो वर्ड है, इम्पीचमेंट वर्ड, वो ओनली यूज फॉर प्रेसिडेंट एंड रिमूवल वर्ड यूज फॉर गवर्नर। अब हम देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। देखिए देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको बहुत आसानी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना ही चाहिए। अगर राष्ट्रपति मर जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन किया जाता है, और उस इलेक्टेड बॉडी यानी इलेक्टेड पर्सन को प्रेसिडेंट पद पे बैठाया जाता है। वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम इम्पीचमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होता क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, कोई भी अगर ऑर्डर निकलता है, कोई भी अगर ऑर्डर पास किया जाता है भारत में, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही पास किया जाता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना पीएम ने ये ऑर्डर पास किया। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। आप ऐसे समझिए, आपने मिर्जापुर मूवी सीरीज देखी होगी, उसमें जो अखंडानंद त्रिपाठी थे वो क्या है, कालीन भैया। कालीन भैया क्या है, एक तरीके से वो प्रेसिडेंट है। क्या है, प्रेसिडेंट है। जो गुड्डू पंडित और जो बबलू पंडित है वो क्या है, पीएम है। गुड्डू पंडित और बबलू पंडित पीएम है।
वो काम किसके बेसिस पे करते थे? कालीन भैया पे। कालीन भैया हमेशा पीछे रहते थे, उनके नाम पे काम किया जाता था। तो जो जौनपुर में जाता है, जो उनका लड़का मुन्ना, वो कहता है जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं। तो वो किसके बेसिस पे कहता है? वो कहता है अपने पिता यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी, जो कि प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जो सारे काम किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम होते हैं, वो होते तो है प्रेसिडेंट के नाम पे, लेकिन करता है काउंसिल सब मिनिस्टर यानी कि सीओएम कॉम। इसके बारे में हम समझिए, सीओएम काउंसिल सब मिनिस्टर। अब आने वाले वीडियो में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, कौन करता है इलेक्ट प्रेसिडेंट को। तब तक हम, आप अगर वीडियो में नए हैं, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। अब हम देखते हैं, एक ये दोनों को हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता कैसे, या कौन कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। अब हम देखते हैं इलेक्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन में भाग कौन कौन लेता है। तो देखिए, बोथ द हाउस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट दो होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इन तीन दोनों को मिला के क्या बनता है? आपका पार्लियामेंट, यानी कि संसद भवन बनता है। तो देखिए, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखिए, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये क्या कहते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, जो एमपी होते हैं, और जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये भाग लेते हैं इनके इलेक्शन में, यानी कि इसके इलेक्शन में वोट देते हैं। उसके बाद आता है असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑफ ऑल स्टेट। देखिए, लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा, विधानसभा हर स्टेट्स में है। जैसे कई कई स्टेट्स में है जिसमें बाइकॉमरियल सिस्टम है, यानी कि जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं भारत में जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में है। लेकिन हर भारत के हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद तो है नहीं। तो इसलिए इसको याद ये रखा गया कि जितने भी विधानसभा है, सभी स्टेट में विधानसभा खुद की है, जितने भी गवर्नमेंट्स बनी है उनकी विधानसभा खुद की है। तो उनके जो एमएलए है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जितने भी मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और दिल्ली, देखिए याद रखिए, दिल्ली, दिल्ली एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, आप याद रखिए, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुडुचेरी। इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी कि वो भाग देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वोट देते हैं। तो नोट करना तो नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको और फर्दर से लेके चलता हूं। तो हमने क्या देखा, कौन कौन से लोग भाग लेंगे? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी। लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, दिल्ली एंड पुडुचेरी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में भाग लेंगे, यानी कि वो क्या कर सकते हैं? वोट। दे कैन वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सभी लोग मिलके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। तो ये आपने समझा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन देता है? हम आम जनता, यानी कि आम लोग इसमें वोट नहीं दे सकते हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं जिसमें हमने वोट दिया है, जो जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग वोट देते नहीं है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली एंड पुडुचेरी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये आपने समझा आर्टिकल 54 में आप क्या समझते हैं, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं।
अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 58। आप सोचेंगे आर्टिकल 57 क्यों नहीं पढ़ा है हमने। आर्टिकल 57 का अलग टॉपिक रहेगा, उसके लिए अलग वीडियो रहेगी, जो कि हमने इसलिए पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने सारे आर्टिकल्स को आपको बता दिया था। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपका वीडियो छोटा हो सके, और जो अलग अलग जो आर्टिकल्स है उसके लिए प्रॉपर वीडियो रहेगी। जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का एक छोटा सा मैंने दे लिया, अब किस तरीके से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसके लिए एक बड़ा लंबा टॉपिक है, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। तब तक हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 58, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि वो किन किन मायनों में होना चाहिए तब वो भारत के राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए वो एलिजिबल, यानी कि उसके लिए सक्षम है। देखिए, उसमें सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। आप ये याद रखिए, एज उसकी 35 से ज्यादा हो, यानी 35 वर्ष की आयु उसकी हो। उसके बाद इज क्वालिफाइड द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो। हम लोकसभा पढ़ेंगे, उसकी वीडियो हम देखेंगे कि ये लोकसभा के इलेक्शन की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है कि जो भारत का पहला व्यक्ति, यानी कि भारत का फर्स्ट सिटीजन है, भारत का सबसे ज्यादा पद पे बैठने वाला व्यक्ति। अगर हम बात करें ऑर्डर की कि भारत का सबसे ज्यादा पद, उसके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में शेयर कीजिए, कई बार एग्जाम्स में भी पूछ देता है। देखिए, सबसे पहले आपके आते हैं PREZ, इसका मतलब है प्रेसिडेंट शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं PM, अगर पावर्स की बात करें। उसके बाद आपका आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे डिपार्टमेंट मिनिस्टर है, यातायात के मिनिस्टर है, इसको कहा जाता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रीगण, जो कि उसमें PM भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट होते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तो सबसे ऊंचा जो पद होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का होता है, उसका PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर का होता है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। तो जो इतने लंबे लंबे पद है, इन पदों में देखिए जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है। उसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कोई दिया ही नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो अगर लोकसभा इलेक्शन में क्वालिफाइड करता है, यानी उसके क्वालिफाइड एलिजिबल है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। आप ये याद रखिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रेसिडेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, तो वहां पे डायरेक्ट आंसर देना है नो, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। जब संविधान में इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अनपढ़ है, वो भी अगर एलिजिबल होता है क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा इलेक्शन के लिए, तब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। उसके बाद आता है a person shall be eligible for the election of the president if he hold any office of profit। आप ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, तो देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पद पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे समझ लीजिए कोई एक सरकारी मास्टर है, क्या है, सरकारी मास्टर है आपके गांव की या प्राइमरी स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर है, अगर उसका सिलेक्शन किसी और पद के लिए हो जाता है जो कि वो गवर्नमेंट पद के लिए है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, उसका सिलेक्शन हो गया IAS के लिए, PCS के लिए, या SDM के लिए पोस्ट पे उसका हो गया, तहसीलदार के पोस्ट पे हो गया, तो सबसे पहले उसको आपकी पहली नौकरी छोड़नी होगी। अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसको कहा जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये ऑलरेडी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है या सरकारी पद पे बैठा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी पद पे बैठा हुआ है, तब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि उसके लिए नहीं क्वालिफाई नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर उसका इलेक्शन होता है और वो जीत जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको अपनी पहली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर वो नहीं छोड़ता है, तब वो ऑलरेडी डिसमिस हो जाएगा उस पद से लिए, यानी कि उसका प्रेसिडेंट का जो पद है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब हम देखते हैं इसकी सैलरीज के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप चाहें इसको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। हम बहुत ही देसी अंदाज में हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। हमने कैसे समझा कि गुड्डू पंडित, बबलू पंडित को हमने मिर्जापुर से रिलेट किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
अब हम देखते हैं अपने आने वाले टॉपिक्स यानी कि आपके आने वाले आर्टिकल्स के बारे में। तो हम देखते हैं आर्टिकल 59 जो कि है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट को तनख्वाह कैसे मिलती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। प्रेसिडेंट को तनख्वाह क्या हर महीने मिलती है या हर साल तय किया जाता है, यानी कि कब तय किया जाता है, ये आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता होगा। तो आप इस वीडियो में समझिए। प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है वो कौन तय करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, क्या कहेगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्लियामेंट क्या करेगी? एक लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, लॉ। क्या करेगी? पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसके तहत उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद एक लॉ बनेगा। लोकसभा, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के, जब दोनों लोग मिलके एक लॉ पारित करेंगे कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए, और वो जो सैलरी उसकी बन जाएगी वो उसके पूरे कार्यकाल में, उसका टेन्योर जो 5 साल का होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, यानी प्रेसिडेंट को अगर इलेक्ट होता है वो आने वाले 5 साल के लिए उस पद पे रहेगा, उसके बाद उसका री इलेक्शन होगा। क्या होगा? री इलेक्शन। तो जब प्रेसिडेंट कोई बनता है तो उससे पहले ही उससे पार्लियामेंट द्वारा लॉ पास किया जाता है और उसकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है। तब एक शब्द आता है कि एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, एपकेट हो गया या यूपीएससी का भी हो गया, वो पॉलिटिक जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटी में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चों को समझ में नहीं आता है पॉलिटिकल क्वेश्चंस। आपने अगर सीडीएस का एग्जाम दिया होगा तो आप क्वेश्चंस में देखते हैं एक ही क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन रहते हैं और 4 ऑप्शन ऐसे घुमा फिरा के बताता है ताकि आपको समझने में आसानी नहीं होती है। कहता है पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, सभी सही है, सभी गलत है। तो अगर आप उस प्रेसिडेंट का अगर क्वेश्चन आता है और आप सारे चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप टिक मार पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई दिया कि एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी आपके बारे में क्या समझते हैं, तो देखिए एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी ये होता है कि अगर प्रेसिडेंट का सैलरी फिक्स कर दिया गया पार्लियामेंट द्वारा, लोकसभा राज्यसभा सभा द्वारा लॉ बना दिया गया और उसकी सैलरी फिक्स कर गई आने वाले 5 सालों के लिए, तो एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी ये करता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे काम करे या ना करे, प्रेसिडेंट कम काम करे या ज्यादा काम करे, उसकी सैलरी कट नहीं सकती है। क्या नहीं सकता है? उसकी सैलरी कट नहीं सकती है। फिलहाल में आपको मैं बता दूं कि इस समय प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है? 5 लाख। क्या है? 5 लाख। 2018 में इसकी सैलरी 5 लाख पर महीने हो गई। उससे पहले आपका क्या था? 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख था 2018 में, इसको बढ़ा के कर दिया गया 5 लाख रुपए। तो अगर किसी प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ जा रही है, प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ा दी गई है पार्लियामेंट द्वारा, तो अगर वो काम सही, मान लो प्रेसिडेंट है कि मीटिंग था प्रेसिडेंट का और वो ऑलरेडी आके अपॉइंटमेंट लेके बैठा हुआ है, तब तक आके प्रेसिडेंट बोले कि अरे साहब मन नहीं कर रहा है जाने का, आज काम को मीटिंग कैंसिल कर दो। क्या करो? मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं थका हूं, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आप उसकी सैलरी काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी के तहत ये बताया गया है कि अगर सैलरी प्रेसिडेंट काम करे या प्रेसिडेंट काम ना करे, उनकी सैलरी को नहीं काटा जा सकता, यानी कि उनकी सैलरी नहीं करती होगी। आई होप आपको आर्टिकल 59 बहुत अच्छे से समझ में आई हो कि कैसे लॉ बनता है, एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी क्या होती है और कैसे उनकी सैलरी या टेन्योर होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले आर्टिकल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या कहता है? ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को शपथ कैसे दिलाई जाए, प्रेसिडेंट को शपथ कैसे दिलाई जाए। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सीजीआई। क्या कहते हैं? सीजीआई। आप घबराइए मत, हम इस हर एक आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन अभी इस वीडियो में हम उस पर आउटलुक देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, ओथ यानी कि शपथ, ये अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को ना मानता हो, ओथ यानी कि भगवान को मानने वाला, गॉड को मानने वाला, और जो अफर्मेशन होता है जो भगवान को ना माने, जो कोई व्यक्ति नास्तिक हो, तो संविधान में इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई प्रेसिडेंट है या कोई व्यक्ति है जो प्रेसिडेंट पद पे बैठ गया है, उसकी इलेक्शन हो चुके हैं और वो जीत चुका है, अगर उसके शपथ में अगर वो भगवान को मानता है तो उसके लिए भी एक प्रावधान है। अगर कोई भगवान को नहीं मानता यानी कि नास्तिक है तो उसके लिए प्रावधान है। तो देखिए, आपने कई सारे जो ओट्स होते हैं आपने देखा, वैसे मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू है तो क्या कहती हैं? मैं द्रौपदी मुर्मू
ईश्वर को साक्षी मान के ये शपथ लेती हूँ कि भारत द्वारा निर्वाचित भारत के संविधान का मैं पूरे निष्ठा और स्वाभिमान के साथ उसका पालन करूंगी। तो ये होता है जो आस्तिक लोग हैं, यानी कि जो भगवान को मानते हैं। जो भगवान को नहीं मानते उसके लिए अफर्मेशन एक अलग शब्द दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे उसके लिए उसके साथ उनके रिचुअल या उनके अनुसार उनका शपथ दिया जाए। तो संविधान जो बनाए डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने, सोचिए उनकी कितनी दूरदृष्टि रही होगी कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 एक आउटलुक, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब जो हमारे आने वाले वीडियो होंगे उसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स देखेंगे, कौन कौन से लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद हम पार्डनिंग पावर देखेंगे, उसके बाद ऑर्डिनेंस सिस्टम देखेंगे। उसके पार्डनिंग पावर आप जानते हैं प्रेसिडेंट से आर्टिकल 72 में आता है। इम्पीचमेंट का अब अलग पार्टिकल्स आते हैं। उसके बाद ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश कैसे प्रेसिडेंट किस किस कंडीशंस में जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 1 2 3 में आता है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बात कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप किसी और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर से जरूर जवाब दूंगा और उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।